बच्चों, आज हम सहायक पुस्तक कृतिका के से पाठ मेरे संग की औरतों का आगे का अनुच्छेद पढ़ाने जा रहे हैं। इस अनुच्छेद में लेखिका ने देश की आज़ादी से जुड़ी यादों का वर्णन करते हुए कहती हैं। वो अपने देश की, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय सन 15 अगस्त 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय की वो घटना बताती हैं। देश आज़ाद हुआ था, सबको बहुत खुशी थी, सब लोग उस जश्न में शामिल होने जाना चाहते थे, किंतु लेखिका ना जा सकी क्योंकि उन्हें टाइफाइड हो गया। इस जश्न में वो शामिल नहीं हो पाई, ना उनके पिता गए। ये बहुत रोई, बहुत परेशान हुई, किंतु नहीं हो। और लेखिका के पिता ने उन्हें ब्रादर्स कारामजो नामक एक उपन्यास पढ़ने के लिए पकड़ा दिया। वो उस उपन्यास को पढ़ने लगी और उसमें जो जिस तरह से पहला अध्याय उनको एक तरह से याद हो गया, क्योंकि उसमें अध्याय में सब कुछ तो नहीं उनको याद हुआ, उतनी उम्र नहीं थी, किंतु उनको पहला अध्याय और उसका इतना प्रभाव दिखाई दिया कि इन्होंने जो आगे लेखन कार्य किया अपना, उसमें जो है बहुत सारी कहानियों में उसका प्रभाव दिखाई देता है। इसके पश्चात उन्होंने अपनी सब बहनों के व्यक्तित्व के बारे में और उनकी विशेषताओं का उल्लेख किया है। किसी में भी लड़की होने की हीन भावना नहीं। 5 बहनें थीं, मगर सभी बहनें स्वतंत्र विचारों की थीं और किसी में भी लड़की होने की जरा भी हीन भावना नहीं थी। सभी बहनों के घर के नाम अलग थे और पुकारने के नाम अलग थे, मतलब हर लड़की के 2-2 नाम थे। लोगों ने समाज में मजाक बनने लगा कि इतनी लड़कियां हैं फिर भी 2-2 नाम रखे, नाम नहीं, इनका मन नहीं भरा है। तो उन्होंने बाद में 2 बहनों के नाम एक एक रखे गए हैं। लेखिका की जो सबसे बड़ी बहन, जिनके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी, वो थी मंजुला भगत। शादी के बाद वो भी लिखने लगी। दूसरे नंबर पे लेखिका थी। लेखिका का जो मृदुला गर्ग हुई, मतलब शादी के बाद इन लोगों के टाइटल चेंज होते गए और टाइटल बदलने में इन लोगों को ज़रा भी कोई मतलब दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं लगी। जबकि उस समय नारीवाद था, लोग ये कहते थे कि इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां होकर भी ये अपना नाम बदल दे रही हैं, मगर इन लोगों को नाम बदलने में कुछ भी परेशानी नहीं हुई। उनको लगता था कि नाम बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हर कोई अपने ढंग से जीवन जी सकता है, अपना व्यक्तित्व बना सकता है। जो तीसरी बहन चित्रा थी वो दबंग थी, बहुत ज़्यादा दबंग थी, सबसे छोटी। उसका स्वभाव विचित्र था, उसने अपने अनुसार जीना चाहती थी। सच बोलकर वो लोगों को हंसा भी देती थी। उसने स्वयं लड़का पसंद कर लिया और ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो इसी लड़के से करेगी, और उसने सबको बता भी दिया कि, और लड़के को भी बता दिया। एक बार जो ठान लेती थी उसे करके ही दम लेती थी। छोटी बहन अचला थी, जो पिताजी की बात मानकर पढ़ाई की, लिखाई की और अपनी उनकी इच्छा अनुसार, अपनी नहीं उनकी इच्छा अनुसार शादी की। किंतु 30 वर्ष की उम्र आते आते वो भी लिखने लगी। लेखिका सहित सभी बहनें लेखन कार्य में लग गईं और लीक से हटकर कार्य किया, परंतु विवाह और घर गृहस्थी के परंपरागत तरीकों को सबने निभाया। सब लोग बहुत स्वतंत्र विचार थी, स्वच्छंद थीं, सब अपने मन का करती थी, किंतु शादी के बाद उन लोगों ने सबने निभाया। उनका सोचना था कि प्रयोजन सिद्ध करने के लिए घर छोड़ने से कुछ नहीं होता, मतलब अगर हमें कुछ भी करना है तो घर छोड़ छाड़ कर नहीं करना चाहिए। घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जीवन जिया जा सकता, और सब स्वतंत्र रूप से जीवन जी है, ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने जीवन नहीं जिया। सबसे छोटी बहन जो थी उनकी, मतलब वो उसने बहुत जिद करके अपने 5 बहनों के जिद करके अपनी शादी भी कर ली थी, और किंतु 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम राजू रखा गया। वो भी लेखन कार्य में लग गया, उसकी भी लिखने में ही रुचि हुई, क्योंकि सब बहनें लिख रही थी तो घर का जो वातावरण था वो लेखन वाला, सब लोग लिखने में ही निपुण हुए, इसलिए भाई ने भी लिखना प्रारंभ कर दिया। इस अनुच्छेद में लेखिका ने अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का वर्णन किया है, क्योंकि लेखिका शादी के बाद पति के साथ बाहर रहीं। एक बार वो बिहार के एक कस्बे में डालिया नगर में रहीं। वहाँ पर औरतें
बहुत पर्दा करती, एक साथ पिक्चर भी बैठकर नहीं देते, पति पत्नी भी एक साथ बैठते नहीं हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को भी उन्होंने साथ मिलकर नाटक करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि लेखिका का रुझान मंचन की ओर भी था, वो नाटक आटक करवाती थी, इसलिए उन्होंने वहाँ के आदमी औरत को इकट्ठा किया, साथ काम करवाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जहाँ पर एक साथ लोग बैठ नहीं सकते थे, बस में नहीं चढ़ते थे एक साथ, मतलब औरतें अलग और आदमी अलग। ऐसी जगह पे उन्होंने दोनों को एक साथ नाटक करने के लिए मना लिया, और जो धन एकत्र हुआ उसे उन्हें अकाल राहत कोष में दे दिया। इसके बाद लेखिका कर्नाटक के एक गांव में रहीं, बागलकोट में रहीं। वहाँ कोई विद्यालय नहीं था। वहाँ उन्होंने कैथोलिक बिशप से इसके लिए बात की। वहाँ पे क्रिश्चियन रहे होंगे, बिशप थे जो क्रिश्चियन स्कूल होते हैं वहाँ पे, उनसे किंतु वे तैयार नहीं हुए। लेखिका ने बहुत कहा तो उन्होंने कहा 100 साल तक की गारंटी दो। तो लेखिका इस को थोड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने बलबूते पर एक प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रण किया और वहाँ के लोगों से सहयोग लेकर के स्कूल खोला। वहाँ पर स्कूल खोला, उसके बाद जो है उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई वहाँ पे, और उसमें हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने लगी। ये सब चीज़ें उन्होंने किया। उस विद्यालय में इनके बच्चे, क्योंकि इनके बच्चे पढ़ने लायक हो गए थे, और वहाँ के अफसरों के बच्चे भी विद्यालय में पढ़ाई किए और आगे चल के बड़े बड़े स्कूलों में उनका दाखिला हुआ। यद्यपि लेखिका ने अपने जिद्दीपन के अनेक नमूने पेश किए। सबसे बड़ा नमूना तो उन्होंने यही पेश किया कि उन्होंने स्कूल खुलवा दिया। ये भले ही सामाजिक कार्य था, किंतु जिद्द थी कि हमें पढ़ाना है, तो उन्होंने किया। इसके साथ साथ लेखन कार्य में भी उनकी झलक दिखाई देती है। पर स्वयं की छोटी बहन रेणु से कम वो अपने को समझती थी। जो रेणु इनकी सबसे छोटी बहन थी, वो बहुत ही जिद्दी थी। लेखिका अपने जिद्दीपन में से हर जगह सफल रही, मतलब हर जगह वो सफल रही, ऐसा नहीं जिद्द किया उन्होंने। किंतु वो रेणु की बारे में बताते हुए कह रही हैं कि एक बार की घटना का वर्णन कर रही हैं कि एक बार की घटना का वर्णन करते हुए कहती हैं कि रेणु के विषय में घटना का वर्णन करते हुए लिखती हैं कि सन 1950 में दिल्ली में अत्यधिक वर्षा हुई थी। सड़कों पर खूब पानी, 9 इंच तक पानी भर गया था, पूरा आवागमन बंद था, सब कुछ बंद था। ऐसे में रेणु स्कूल जाने की जिद करने लगी। उसकी बस भी नहीं आई, सब जगह छुट्टी थी, इतना पानी भरा हुआ था, सब जगह ऑफिस सब बंद थे। ऐसे में रेणु नहीं मानी। सब ने बहुत समझाया किंतु वो मानी। वो जब लोग कहते थे कि आज नहीं कुछ खुला तो कहते आपको कैसे मालूम, इस तरह से वो बात नहीं मानी। और उसका स्कूल घर से 2 मील दूर था। वो 2 मील पैदल उस पानी में चल कर गई और फिर उतना ही पैदल चलकर वापस भी आई। मतलब इससे भले ही वो इतनी दूर गई और पैदल अकेले आई, लोग क्या सोच रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं उसने सोचा, और वो अपनी धुन में चलती चली गई। मतलब इतनी जिद्दी थी। भले ही इस जिद्दपन से उसका साहस प्रदर्शित होता है। लेखिका का मानना है कि सचमुच अपनी धुन में मंजिल की ओर बढ़ते जाना और अकेलेपन का मजा लेना ही कुछ और होता है। वास्तव में भले ही जिद बहुत ज़्यादा थी, किंतु ऐसे व्यक्तित्व के लोग जो हैं कुछ न कुछ मंजिल अपनी तलाश लेते हैं और हिम्मत से काम लेते हैं। इस प्रकार लेखिका अपने घर के सभी लोगों से जितनी भी उन संपर्क में, इसीलिए चैप्टर का नाम रखा गया है मेरे संग की औरतें, क्योंकि लेखिका जो है इन सब चीज़ों से, सब जितने भी उनके जीवन में नारियाँ आईं उन सब से प्रभावित हुई। कुछ ना कुछ उनके गुण उनको दिखाई दिए और इसीलिए उन्होंने, किंतु सबसे अधिक अगर वो प्रभावित थी तो अपनी नानी से थी, क्योंकि उन्होंने नानी को देखा ही नहीं था और उनके बारे में इतना सब कुछ सुन रखा था। क्योंकि वो भी भले ही देश को स्वतंत्र कराने में सामने नहीं आई, किंतु स्वतंत्र रूप से ही रहीं। और सबसे बड़ा स्वतंत्रता का नमूना उन्होंने अपनी बेटी की शादी जो कराई क्रांतिकारी से, जो कि मतलब लेखिका की माँ थी, उनकी शादी जो करा दी, ये भी उनकी स्वतंत्रता का ही एक
नमूना है। इस प्रकार लेखिका ने सार पाठ में अपने घर के हर महिला सदस्य का वर्णन किया।